तो लास्ट पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हिनुओ को होश आ जाता है तो सभी लोग उसके लिए बहुत खुश होते हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहा जाता है। तो हेन अगले दिन हिनुओ से मिलकर बाहर आती है तो बाहर उसे यांग मिलता है जो उसे अपना इंट्रो देता है, जिसे हेन पहचान लेती है क्योंकि हिनुओ ने उस डायरी में उनके फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के बारे में भी लिखा था। हेन को ये भी पता था कि यांग ही हिनुओ का डिवोर्स अटॉर्नी था, इसलिए उससे पूछती कि हमारा डिवोर्स क्यों हुआ था। यांग वही कहता है जो रीजन विंसेंजो ने कहा था कि तुम दोनों की बिजी शेड्यूल की वजह से तुम दोनों में दूरियां बढ़ गई और तुम दोनों ने डिवोर्स लेने का डिसाइड किया। वैसे भी पास्ट की बातें हमें भूल जानी चाहिए और अभी तुम्हें हिनुओ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसे अब रियलाइज हो चुका है कि वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है। तुम्हारे बिना वो जी नहीं सकता और वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। जो सुन हेन बहुत खुश होती है। फिर वो हिनुओ के रूम में आती है और बैग से वही डायरी निकालती है। आखिरी पेज में कुछ लिखा था जो हेन ने अभी तक नहीं पढ़ा था, जिसमें हेन ने अपने आप को वार्निंग दिया था कि हेन अगर तू पछताना नहीं चाहती तो हिनुओ को अपने हाथ से जाने मत देना। जो पढ़कर हेन को थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है और कहती कि मैं अपने ही हस्बैंड की इतनी सिंपिंग क्यों करती थी। फिर वो हिनुओ की चेहरे की ओर देखती है और कहती कि अब मुझे समझ आया कि मैं ऐसी क्यों थी, क्योंकि हिनुओ थोड़ा ज्यादा ही हैंडसम था। तो ये सब बोलकर वो बाहर चली जाती है, लेकिन हिनुओ तो आंखें बंद करके उसकी बातें सुन रहा था। हेन जब थोड़ी देर बाद वापस आती है तो डायरी को टेबल पर देखती है, पर थोड़ी देर पहले जाने से पहले उसने बैग में रख दिया था। तो आखिर वो डायरी चेक करती है। इसके लास्ट पेज में वो देखती है कि जहाँ हेन ने लिखा था कि पछताना नहीं चाहती हो तो हिनुओ को अपने हाथ से जाने मत देना। उसके नीचे हिनुओ ने लिख दिया था कि मैं तुम्हें मुझे छोड़कर जाने का मौका ही नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जो पढ़कर हेन समझ जाती कि हिनुओ जाग रहा है, इसलिए वो हिनुओ से कहने आती कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने ये सब नहीं लिखा है, ये सब मेरे पुराने सेल्फ ने लिखा है और मुझे पता है कि तुम जाग रहे हो, इसलिए नाटक बंद करो। जो सुनकर हिनुओ हंसने लग जाता है। हिनुओ तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रहा था। जो देखे हेन भी हंसने लग जाती है और इन दोनों को ऐसे मुस्कुराता देखकर हिनुओ के फैमिली वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि पिछले कुछ टाइम में इन दोनों ने बहुत कुछ झेला है और फाइनली अब हिनुओ और हेन खुश हैं, इसलिए ये लोग भी उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो हेन हिनुओ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, जिस दौरान वो हिनुओ के बारे में सब कुछ पूछ लेती है। पर हेन को बिलीव नहीं हो रहा था। वो कहती कि एक तो तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, लॉ स्कूल के टॉपर थे, बॉक्सिंग चैंपियन थे, स्विमिंग चैंपियन थे, इवन स्पेशल गार्ड टीम में भी थे, तुम इतना परफेक्ट कैसे हो सकते हो। जैसे हिनुओ थोड़ा ब्लश करता है और पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना परफेक्ट हूँ। हेन कहती मैं जानती है तुम फिर से मेरा दिल जीतना चाहते हो और कहीं तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। हिनुओ कहता है कि ये झूठ नहीं है, सब कुछ सच है। हेन कहती फिर तो तुम कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो और तुम्हें वो सारी क्वालिटीज है जो मुझे पसंद है, पर ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। हिनुओ कहता है मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जिसुन हेन हैप्पी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेयरमैन का बड़ा बेटा बॉम्ब सेओक वापस आ गया था और अब तीनों भाई बहन मिलकर अपने डैड की कंपनी वापस हासिल करने का डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन युनसोंग के शेयर्स लीगली सियोली के पास आ गए थे, इसीलिए वो अभी 45% शेयर्स के साथ कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर थी। लेकिन उनमें से 13% शेयर्स युनसोंग और सियोली ने उस सीक्रेट फंड से खरीदे थे जो कि इलीगल है, इसलिए हिनुओ सियोली के खिलाफ नैलिटी सूट फाइल करेगा कहता है ताकि वो 13% शेयर सियोली के हाथ से निकाल सके। उसके बाद वो सियोली और युनसोंग के फ्रॉड को सामने लाएगा और उसे सजा दिलवाएगा। लेकिन अभी तक इनके पास सियोली के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। युनसोंग के फ्रॉड के खिलाफ था लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो मर चुका है। लेकिन हेन के फैमिली के शेयर्स अभी भी फ्रीज थे क्योंकि उनकी फैमिली पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था प्रोटेस्टर्स को 5 गुना पैसे देने वाले केस का, इसलिए इन्हें सबसे पहले प्रूव करना होगा कि उन सबके पीछे सियोली और युनसोंग का हाथ था। जो उसने अब दाहाई डिसाइड करती है सियोली के खिलाफ गवाही देने का। इसमें वो अपने साथ बटलर को भी शामिल होने के लिए कहती है क्योंकि आखिर इन दोनों ने ही सियोली के कहने पर क्वींस फैमिली को धोखा दिया है। पर बटलर कहती है कि मैंने उनके लिए ऑलरेडी अपना काम कर दिया है, जिससे हमें पता चलता है कि हिनुओ के रूम में हेन का MP3 प्लेयर यांग के कहने पर ही बटलर ने रखा था ताकि हेन हिनुओ के बारे में सोचे और ऐसा ही हुआ था। हेन उस MP3 प्लेयर पे गाने सुनने के बाद हिनुओ से मिलने जेल गई थी। इसके बाद जर्मनी के हॉस्पिटल से जो डायरी वाला पार्सल आया था उसे भी बटलर ने यांग के कहने पर युनसोंग से छुपाकर हेन के घर में पहुंचाया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, दाहाई कहती है कि हम दोनों ही एक लौती विटनेस बचे हैं जिन्हें सियोली की सच्चाई के बारे में पता है, इसलिए हमें इस फैमिली को बचाने के लिए ये करना चाहिए क्योंकि इस फैमिली ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे बचपन से जो प्यार नहीं मिला मुझे इस फैमिली में आने के बाद वो सब मिला, इसलिए हमें भी अब एक ऑनेस्ट लाइफ जीनी चाहिए बिना किसी रिग्रेट के। बटलर कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये फैमिली तुम्हें वापस एक्सेप्ट करेगी तुम्हारे जेल जाने के बाद। अब ये बात सुन लिया था सुचोल ने, तो दाहाई से बात करने के लिए उस ऑर्फनेज में लाती है जहाँ दोनों पहली बार मिले थे। दाहाई से उनके बचपन की सारी बात बताती है। वो बचपन से यहाँ अकेली और बोर हुआ करती थी। फिर एक दिन सुचोल यहाँ आया, फिर हर महीने सुचोल की फैमिली यहाँ आते थे और दाहाई हमेशा सुचोल का वेट करती। सुचोल पूछता है क्या तभी से तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स थी। दाहाई पूरी तरह से मना तो नहीं करती पर बताती है कि जब भी तुम आते थे तब मुझे स्ट्रॉबेरी केक खाने को मिलता था। पर सुचोल उससे पूछता है कि क्या सच में मैं तुम्हारा पहला प्यार था। दाहाई फिर से मना तो नहीं करती पर बताती है कि मुझे केक का इंतजार रहता था। पर तभी दाहाई उसे एक डॉल दिखाती है जो कि उसने बचपन में सुचोल से लिया था, जिसे उसने अभी तक संभाल कर रखा था। दाहाई बताती है कि तुम्हारी इस डॉल की वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश रहती थी, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी, पर तुम उसके बाद कभी नहीं आए। सुचोल पूछता है क्या तुमने मेरा वेट किया था। दाहाई बताती है हाँ, उसके बाद भी चेयरमैन हमारे लिए केक भिजवाते थे पर वो केक तब मुझे टेस्टी नहीं लगते थे क्योंकि मैं हर दिन तुम्हारा वेट करती थी, तुम उसके बाद नहीं आए, इसलिए अब तुम्हारी बारी है मेरा वेट करना। मैं बहुत अच्छी बनकर वापस आऊंगी, तुम्हारी तरह लॉयल और काइंड रहूंगी। सुचोल इसके लिए बिल्कुल नहीं मान रहा था पर दाहाई कहती कि मैं जल्दी वापस आऊंगी, तब तक तुम अपना और गोनू का ख्याल रखना और
बिल्कुल भी रोना मत। उसके बाद कोर्ट ट्रायल शुरू होता है। पहले हिनवो यूनसोंग के फ्रॉड के खिलाफ सारे सबूत पेश करता है। सुचल के साथ किया हुआ 2 ट्रिलियन का फ्रॉड। फिर इस ब्रोकर के किलर ने यूनसोंग के एक आदमी का नाम बता दिया था जिसने उसे कांटेक्ट किया था। इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि यूनसोंग ने ही ब्रोकर के जरिए प्रोटेस्टर्स के साथ 5 गुना पैसे का फ्रॉड किया था। इससे हेन के फैमिली के चार्जेस हट जाते हैं। इसके बाद हिनवो सियोली के गुनाह प्रूव करता है। सबसे पहले तो वो सीक्रेट फंड के जरिए इलीगली क्वींस ग्रुप का स्टॉक्स खरीदा। फिर बटलर और दहाई गवाही देते हैं कि उसके कहने पर ही उन्होंने क्वींस फैमिली को धोखा दिया। फिर सियोली ने हिनवो और हेन को मारने के लिए हिलर्स को जर्मनी भेजा था। बटलर ये बता देती है, पर सियोली का वकील भी कुछ कम नहीं था। पर सियोली भी अपने बेटे को खोने का इमोशनल ड्रामा भी चालू कर देती है। और उसके बाद हेन आकर बता देती है जब यूनसोंग ने उसे किडनैप करके उनके विला ले गया था तब उसने सियोली और यूनसोंग को बात करते हुए सुना था 20 साल पहले मेरे भाई सुवान की मौत में सियोली का हाथ था। इवन मेरे ग्रैंडपा को भी सियोली ने ही मारा है। जिसके प्रूफ के तौर पर हिनवो यूनसोंग के टैब में जो फुटेज थे वो सबमिट करता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि किस तरह से सियोली ने ग्रैंडपा को जहर देकर कोमा में पहुंचाया था। अब ये फुटेज देखकर सियोली हैरान थी क्योंकि उसने तो यूनसोंग के टैब को फेंक दिया था, लेकिन हेइन ने तो यूनसोंग के पास वो टैब पहले ही देख लिया था। इसलिए हिनवो जब गोली खाने के बाद रिकवरी स्टेज में था अभी हेइन ने बटलर से कहकर यूनसोंग के टैब से सारा डेटा कॉपी करवा लिया था। अब इस प्रूफ के बाद सियोली को सजा मिल जाती है और हेइन की फैमिली को उनका सब कुछ वापस मिल जाता है। इसके साथ ही दहा और बटलर को भी 2 साल की जेल की सजा हो जाती है। जेल में सियोली को दूसरे कैदियों से बहुत मार भी पड़ती है। हेइन की फैमिली फिर से पावर में आ जाती है। सुचोल ने जैसा दहा से प्रॉमिस किया था वो अपना और गोनू का अच्छे से ख्याल रखता है और दहा के लौटने का वेट करता है। इधर बॉम्जा आंटी और मिस्टर सॉन्ग की भी डेटिंग लाइफ शुरू हो जाती है। इनकी गाड़ी थोड़ी ज्यादा ही धीमे चलती है क्योंकि मिस्टर सॉन्ग को प्यार व्यार का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी दोनों साथ में काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। हेइन और हिनवो भी अपने काम में लग जाते हैं और बिल्कुल किसी नए कपल की तरह शुरुआत करते हैं। पर ऑफिस में आपसे दोनों कई बार मिलते हैं तो उन दोनों को साथ में ऐसे देखकर सेक्रेटरी हेइन से पूछती कि आप दोनों शादी कब करने वाले हो। हेइन कहती कि अभी तो हम दोनों बस अच्छे से मिल रहे हैं, धीरे धीरे मैं उसे जानूंगी फिर आगे बात बढ़ेगी। सेक्रेटरी पूछती कि क्या अभी तक उन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया। हेइन कहती अभी तक तो नहीं किया पर हमारी वेडिंग रिंग मेरे पास है। सेक्रेटरी कहती कि पर आप लोगों का डिवोर्स भी तो हो गया था ना, तो फिर वो रिंग तो काउंट नहीं होगा। पर तभी हिनवो का सेक्रेटरी उसे मैसेज करके बताता है कि हिनवो ने एक रेस्टोरेंट की बुकिंग की है। अब उस रेस्टोरेंट का नाम देखकर हेइन की सेक्रेटरी बताती है कि लगता है आज मिस्टर हिनवो आपको प्रपोज करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने वो रेस्टोरेंट बुक किया है जहाँ लोग अपने पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। जो हेइन तो शाम को सज धज के उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, पर क्योंकि हिनवो ने उसे अभी तक कॉल करके नहीं बुलाया था इसीलिए वो हॉल में ही भटक रही थी। काफी वेट करती लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया था, इसीलिए वो खुद ही हिनवो को कॉल करती है और थोड़ा ड्रामा करके पूछते कि तुम अभी हो कहाँ। तो हिनवो कहता है कि मैं टीम डिनर पे आया हूँ, यानी कि हिनवो ने अपने कलीग्स के लिए आज रेस्टोरेंट बुक किया था। इसीलिए वो थोड़ा सा अपसेट होकर घर चली आती है जहाँ वो हिनवो के रूम में आती है और सीलिंग पे वो स्टार वाला स्टिकर देखकर उसे फिर से अपनी थोड़ी सी मेमोरी आती है। उसका मिसकैरेज हुआ था उसके बाद का। मिसकैरेज के बाद दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी थे, पर हेइन ने अपना दुख भुलाने के लिए अपने आप को काम में बिजी कर लिया था। इसीलिए उसने अपने बच्चे के लिए सजाया हुआ सारा सामान वापस कर देती है क्योंकि इससे उसकी पेनफुल मेमोरी जुड़ी हुई थी। और यहीं से उन दोनों में मनमुटाव शुरू हुआ था जहाँ से धीरे धीरे दोनों में बातें कम होने लगी थी। उसके बाद तो दोनों ने एक दूसरे को अवॉइड करना भी शुरू कर दिया था। हेइन को ये समझ आ गया था कि दोनों ने बातें करना ही बंद कर दिया था, इसीलिए दोनों एक दूसरे से और ज्यादा दूर होते गए थे। तो अगले दिन साथ में दोनों वॉक पे जाते हैं जहाँ हेइन उसे टीज करते हुए कहती कि मैंने कल तुम्हारा बहुत वेट किया, मुझे लगा था कि तुमने मुझे प्रपोज करने के लिए रेस्टोरेंट बुक किया था, इसीलिए मैं कल सोच कर गई थी कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को प्यार से ठुकरा दूंगी। हिनवो कहता कि अगर मैंने तुम्हें कल प्रपोज किया होता तो क्या सच में तुम मुझे रिजेक्ट कर देती। हेइन कहती हाँ पर तुमने तो मुझे प्रपोज किया ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने अपना माइंड बदल दिया है। दिन से कल जो अपनी मेमोरी वापस आई उसके बारे में बताती है और ये भी बताती है कि उसे समझ आ गया है कि उन दोनों में दूरियां कैसे बढ़ी थी। कहती है कि उन्हें आपस में एक बार बात कर लेनी चाहिए थी, तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। हिनवो को भी ये रियलाइज बहुत पहले ही हो गया था, इसलिए वो हेइन से प्रॉमिस करता है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अगर हमारे रिश्ते में थोड़ी सी भी दरार आई तो मैं उसे ठीक कर दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो फिर क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? इसके लिए हेइन हाँ कहती है, पर हेइन कहती है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए क्योंकि अभी तो हमारे प्यार की पहली स्टेज है, इसीलिए जल्दबाजी मत करना और अभी के लिए दिन में सिर्फ 5 बार हाथ पकड़ सकते हो और एक हग कर सकते हो। पर धीरे धीरे हिनवो अपनी सारी डिमांड्स हेइन से मनवा ही लेता है और दोनों हैप्पीली रहने लग जाते हैं। 2 साल बीत जाता है, दहाई जेल से बाहर आ जाती है। उसे घर ले जाने के लिए सुचल और गोनू आते हैं। गोनू जो काफी बड़ा हो गया था, दहाई उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। गोनू भी उसे मम्मा बुलाते हुए उसके गले लग जाता है। इस तरह इस फैमिली की रियूनियन हो जाती है। वहीं बटलर भी छूट जाती है तो सुचल उसे भी घर बुलाता है क्योंकि उसकी मॉम ने फिर से बटलर को अपने काम में रख लिया था, जिससे ये सभी बहुत खुश होते हैं। इधर बॉम्जा आंटी और मिस्टर सॉन्ग भी करीब आ रहे थे। हैप्पीली दोनों अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। सब लोग मस्त अपने लाइफ में खुशी से रह रहे थे। इनके डैड ने अपने बड़े भाई यानी बॉम्सियोक को क्वींस ग्रुप का चेयरमैन बना दिया है और वो खुद कंपनी की टेंशन छोड़कर एक आम जिंदगी जीने के लिए अपनी वाइफ के साथ हिनवो के गाँव आ जाते हैं जहाँ दोनों ही फैमिली बहुत खुश रहते हैं। इधर हेइन और हिनवो भी अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से बिता रहे थे। उन्होंने शादी कर ली थी और उनकी एक बेटी भी आ चुकी थी। इसका नाम उन्होंने होंग सुबिन ही रखा था। तो दोनों सुबिन को लेकर जर्मनी घूमने आए थे। टाइम बीतते जाता है,
दोनों अपनी बेटी के साथ बहुत ही हैप्पीली रहते हैं। इसके बाद हमें सीधे 50 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हिनवू और हेइन ने ये 50 साल बहुत ही अच्छी तरह से जिया, दोनों साथ बूढ़े हुए, अपना बुढ़ापा साथ बिताया। साल था 2074 का। इस सफर में गॉड ने हेइन को हिनवू से थोड़ा पहले ही अपने पास बुला लिया, इसीलिए ओल्ड हिनवू वो सारी जगह जाते हैं जहाँ वो हेइन के साथ गए थे। जिन जगहों पे उनकी खूबसूरत यादें थी, वो उन जगहों को विजिट करते हैं। फिर वो हेइन के ग्रेव में फूल रखने जाते हैं। जैसा हेइन ने हिनवू से कहा था कि अगर उसे हिनवू से पहले जाना पड़ा तो हिनवू उसके ग्रेव पे फूल रखने आएगा। इसके बाद हिनवू उन फूलों के खेत में जाते हैं, जहाँ में यंग हिनवू और हेइन को आखिरी बार दिखाया जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे का हाथ होल्ड करके बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग यहीं पर होती है, क्योंकि हिनवू और हेइन ने साथ में हैप्पीली अपनी जिंदगी बिताई। एपिलॉग में हमें उनकी फैमिली फोटोज को दिखाई जाती है, जिसमें सुबिन के बचपन से लेकर हिनवू हेइन के बूढ़े होने तक पूरे फैमिली की फोटोज थी। हेइन, हिनवू, सुच और सभी के फैमिली ने बहुत ही हैप्पीली अपनी जिंदगी बिताई। इसी एपिलॉग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं एक और ब्यूटीफुल से ड्रामे के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।